Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Crystal Clear, जहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को एज इजी एज पॉसिबल बना पाऊँ। जहाँ पे हम आज क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की सेकेंड लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट 19th सेंचुरी में यूरोप जो था वो डिवाइडेड था इनटू डिफरेंट किंगडम्स। नेशन स्टेट्स या फिर कंट्रीज उस समय नहीं हुआ करते थे। सो नेशनलिज्म, मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इनटू ट्रांसफॉर्मिंग यूरोप इनटू नेशन स्टेट्स। सो ये नेशनलिज्म का सबसे पहला एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, उससे पहले फ्रांस में लुइस 16 नाम का रूल करता था। लास्ट ईयर हमने पढ़ रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन इन क्लास 9th। सो फ्रेंच पीपल दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल विद द रूल ऑफ लुइस 16, और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल ट्रांसफॉर्म फ्रांस इनटू अ रिपब्लिक। और फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए दे डिसाइडेड दैट दे विल ब्रिंग अप अ रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन को लाने के लिए उनको लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लानी बहुत ज़रूरी थी। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है पेट्रियोटिक फीलिंग फॉर वंस कंट्री, अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, अ सेंस ऑफ डिवोशन विच वन फील्स फॉर वन कंट्री, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना। सो ये नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप जो लिया गया दैट वाज इंट्रोड्यूसिंग द आइडियाज ऑफ ला पात्री एंड ला सिटियोन। अब ला पात्री क्या होता है? बिलीविंग दैट योर कंट्री इज योर फादरलैंड, और कंट्री में रहने वाले सारे लोग वो दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। So that is the idea of La Patrie. Similarly, idea of La Citoyenne means जहाँ पे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंच के लोग सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते थे, प्रजा। दे वर कंसिडर एज सब्जेक्ट्स, प्रजा के रूप में लोग अपने आप को देखते थे। नाउ दे आर सीइंग देमसेल्व्स एज सिटीजन्स, जहाँ पे दे also have got some certain rights. Similarly, the third step was चेंजिंग दी फॉर्मल रॉयल फ्लैग, जो कि सिंबलाइज करता था राजा के रूल को, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द न्यूली डेवलप्ड ट्राई कलर फ्लैग। फोर्थ चेंज विच वॉज ब्रॉट वॉज रिप्लेसिंग द फॉर्मल पार्लियामेंट विच वॉज कॉल्ड स्टेट्स जनरल बाय द न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली। स्टेट्स जनरल जो उनका पुराना पार्लियामेंट था वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था नेचर में, जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता था, लेकिन थर्ड स्टेट्स के लिए कुछ नहीं होता था। सो इसी वजह से ये पुराना जो पार्लियामेंट था स्टेट्स जनरल, उसको चेंज करके दे हैव रिप्लेस्ड इट विद द नेशनल असेंबली। सिमिलरली नए नए सॉन्ग्स कंपोज किए गए, देशभक्ति के गीत कंपोज किए गए, न्यू हाइम्स वेयर कंपोज। एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाई गई जिसका काम ये था कि वो पूरे कंट्री के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाएगा। जितने भी टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटीज थे, वो सारे खत्म कर दिए गए। पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे कंट्री के हर पार्ट में, फ्रांस के हर पार्ट में वेट्स का मेजरमेंट इक्वल था। और लोगों को बोला गया दैट यू मस्ट यूज फ्रेंच लैंग्वेज। उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, लेकिन टू प्रमोट नेशनलिज्म लोगों को बोला गया दैट एवरीवन मस्ट यूज द फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब सक्सेसफुल हो गया, सो फ्रांस गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिपब्लिक। जहां पे पहले फ्रांस एक मोनार्की था, अब फ्रांस कन्वर्ट हो गया इनटू अ रिपब्लिक। और ये नेशनलिज्म जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे नेशनलिज्म फ्रांस से निकल करके यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ। सिर्फ नेशनलिज्म ही नहीं, डेमोक्रेटिक आइडियाज भी पूरे यूरोप में फैलने लगे। बट ये जो रिपब्लिक
का टाइम था, फ्रांस विच हैड बिकम ए रिपब्लिक इन 1789, ये ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाया बिकॉज 1804 में नेपोलियन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द न्यू एम्परर ऑफ फ्रांस। और नेपोलियन ने फ्रांस पे तो रूल किया ही किया, साथ ही साथ अपने नेबरिंग कंट्रीज पे भी कब्जा कर लिया, लाइक जर्मनी, इटली, देन स्विट्जरलैंड, डच, इस तरह के और भी कई सारे कंट्रीज पे, छोटी छोटी कंट्रीज पे, या उस टाइम पे कंट्रीज तो थे नहीं, एम्पायर्स, छोटे छोटे एम्पायर्स पे भी कब्जा जमा लिया। नेपोलियन ने 1804 में कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए फ्रांस में और फ्रांस के कॉलोनीज में। उन लॉज को बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको कि नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। सो अब हम नेपोलियनिक कोड हम पढ़ते हैं कि नेपोलियनिक कोड था क्या। नेपोलियनिक कोड में सबसे पहला जो लॉ बनाया नेपोलियन ने वो था कि अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। क्लर्जीज और नोबल्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे बिकॉज दे वर बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर फैमिली। सो उस तरह के जितने भी प्रिविलेजेस थे, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, उनको टाइथ और टाइल, ये जो टैक्सेस थे नहीं देने पड़ते थे। सो इस तरह के जितने भी प्रिविलेजेस थे जो कि नोबल्स और क्लर्जीज को मिलता था बर्थ के बेसिस पे, they were abolished by Napoleon. Second, everybody was made equal before the law. Third, he gave the right to property to everyone. Everybody could own property. Fourth, उसने administration इतना simple कर दिया that even after Napoleon passed away, फिर भी उसके administrative system को follow किया गया. Fifth, he also abolished feudal system. Feudal system क्या है? फ्यूडल सिस्टम उस टाइम का एक सोशल हायरार्की सिस्टम था, जहाँ पे सबसे ऊपर उसमें राजा हुआ करता था, उसके नीचे नोबल्स, उसके नीचे नाइट्स, फिर कहीं बहुत नीचे पेजेंट्स या फार्मर्स का पोजीशन आता था। दैट मीन्स एक रैंकिंग वाली सोसाइटी थी। सो उस फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। देन नेपोलियन ऑल्सो अबॉलिश गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में कुछ बिजनेसमैन का डोमिनेंस होता है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में। सो उस तरह के और वो जो बिजनेसमैन है वो किसी नए बिजनेसमैन को अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने से रोकते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं। सो इस तरह के जितने भी गिल्ड्स बने हुए थे उन सबको अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने, ताकि नए बिजनेसमैन वो भी अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर पाए। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया पूरे फ्रांस का, सिर्फ फ्रांस ही नहीं, फ्रेंच कॉलोनीज का भी। देन ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म करेंसी ऑल ओवर फ्रांस। अब इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला बिजनेसमैन को और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, इससे उनका इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये जो लोगों के अंदर खुशी आई थी कुछ समय के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खुश थे जिस तरीके से नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, वो खुशी ज़्यादा ठहर नहीं पाया, बिकॉज नेपोलियन ने पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ भी नहीं दिया। फ्रांस के लोगों को कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर दिया लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। जब नेपोलियन का मन होता था तो वो टैक्सेस बढ़ा देता था, और तो और वो उसने सेंसरशिप भी इंट्रोड्यूस कर रखा था, कोई भी अपने फ्रीडम से कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं कर सकता है। सिमिलरली जब उसको ज़रूरत पड़ती थी लार्ज आर्मीज की, तो वो ज़बरदस्ती फार्मर्स को आर्मीज में भर्ती कर लेता था। So because of all these reasons and there was no political freedom given to the people, that is why people when उनका जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया इनटू हॉस्टिलिटी, जहाँ पे शुरुआत में पीपल वर वेरी हैप्पी विथ हिज रूल, बट लेटर ऑन उनका जो रिएक्शन था टुवर्ड्स नेपोलियन दैट चेंज्ड, ओके, इट बिकेम नेगेटिव। सो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ नेपोलियंस रूल केम टू एन एंड, और नेपोलियन के जाने के बाद फिर किस तरह का ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ पूरे यूरोप में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।